हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 18 जुलाई। 18 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम एनालाइज कर रहे हैं। ये एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले उन लोगों को जो हमारे चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं कि आप मुझसे इन सभी चैनल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी, देन यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। हम कई बार क्या होता है ना कि हम पीछे चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, रिग्रेट से भर जाते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। लेकिन आगे की पूरी चीजें जो है ना वो हमारे हाथ में है। पुराना जो चला गया वो हमारे हाथ में नहीं है। इट इज द करेक्ट टाइम एंड इट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम टू बिल्ड योर फ्यूचर। इसीलिए अपने सारे डिसीजंस बहुत वाइजली लो। कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इन डिसीजंस के ऊपर आपका पूरा राइट है और आप इनको अगर वाइजली लेते हो देन यू कैन बिल्ड योर ओन फ्यूचर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नेंस में देखेंगे कोविड वैक्सीन क्रॉस 200 करोड़ मार्क। तो हमारे देश में 200 करोड़ वैक्सीन लगवा चुके हैं लोग, ठीक है। तो 200 करोड़ वैक्सीन का जो मार्क है वो हमने ब्रीच कर लिया है। अब आगे और वैक्सीन की बात करेंगे, प्रिकॉशनरी डोज वगैरह की इसमें बात करेंगे। पॉलिटी में देखेंगे प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है रिगार्डिंग पॉलिटी इन द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन, तो इसको देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे व्हाई इज केरला प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट्स ESZ डिसीजन। ओके, अब ये ESZ क्या है? इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिसीजन। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉरेस्ट फायर्स इन यूरोप के बारे में देखेंगे। सिक्योरिटी में INS सिंधु ध्वज के बारे में देखेंगे एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, ये है इको सेंसिटिव जोन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अगेंस्ट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दूसरा स्टेटमेंट है द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन्स इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है या कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। अगर आप ये लेक्चर को रिलीजियसली देखोगे तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, न्यूज ये है व्हाई इज केरला प्रोटेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट्स ESZ नोटिफिकेशन। तो देखो 18 जुलाई की ये न्यूज है और आज के पेपर में आप देखोगे द हिंदू में आई है ये, ठीक है। पेज नंबर 8 पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों केरला जो है, केरला के फार्मर्स हो गए, केरला के लोग हो गए, सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। अब मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट क्या नोटिफिकेशन लाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाके ये बोला है कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं पूरे इंडिया में, जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके आसपास के 1 किलोमीटर का दायरा, 1 किलोमीटर की जो पूरी रेडियस वाला दायरा है ना, इस पूरे 1 किलोमीटर वाले एरिया को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में क्राइटेरिया में रखिए। तो बेसिकली इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना दिया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज के बाद 1 किलोमीटर वाले एरिया को। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि केरला के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक एक करके चीजें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो कि ESZ होता क्या है, किस बात पे इतनी कंट्रोवर्सी है, इसको समझते हैं। ओके, तो देखो ESZ का मतलब होता है इको सेंसिटिव जोन्स। नाम से समझ आ रहा होगा, इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज, अलग अलग नाम है, चीज एक ही है। ओके, तो इनका मतलब ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी के आप देखोगे पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे एरियाज जो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, ठीक है, जिनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही फ्रेजाइल है, उसमें आप थोड़ा सा भी अपना ह्यूमन इंटरफेरेंस लेकर आओगे तो वो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी, वो पूरा का पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता
सकता है, इतना सेंसिटिव और इतना फ्रेजाइल जोन है, ठीक है। तो ऐसे जोन जिनको आप ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत दूर रखना चाहते हो, उनको हम इको सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज कह सकते हैं। और इनको नोटिफाई कौन करता है? इनको नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री जो है एनवायरमेंट वाली, वो नोटिफाई करती है एरियाज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स के फॉर्म में। और ये कौन से एरियाज होते हैं? जो प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके आसपास के एरियाज होते हैं। तो बेसिकली होता देखो ऐसा है कि मान लो ये है कोई प्रोटेक्टेड एरिया, मान लो कोई नेशनल पार्क है या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसकी बाउंड्री खत्म होती है, वैसे ही यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रीज शुरू हो जाती हैं, ठीक है, फार्मिंग शुरू हो जाती है, माइनिंग शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि बस एक बाउंड्री थी, उसके जस्ट बाद यहाँ पे एकदम प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, वेरी हाई प्रोटेक्शन, और यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये अपने आप को अंदर की तरफ बढ़ाने लगता है, एक्सपांड करने लगता है, और उसके चक्कर में ये प्रोटेक्टेड एरिया श्रिंक करने लगता है। इस तरह का फिनोमेना होता है। अब इस तरह की चीज को रोकने के लिए क्या किया गया है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया होगा, ओके, ये प्रोटेक्टेड एरिया होगा, और इसके आसपास 1 किलोमीटर या अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, वेरी कर सकता है। इतना रीजन जो है इस प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास सराउंडिंग वाला जो इतना एरिया है, इसको बफर के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। बफर कैसा कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेरी हाई प्रोटेक्शन, यहाँ पे हाई प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पे नो प्रोटेक्शन और लो प्रोटेक्शन, ओके। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये बफर एरिया है कि एकदम ऐसा ना हो कि बाउंड्री खत्म हुई और उसके बाद कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिल रहा बायोडाइवर्सिटी को। तो ये वाला जो रीजन है, ये बफर हो सकता है या फिर ये शॉक एब्जॉर्बर हो सकता है, ठीक है। कि मान लो ये बाहर माइनिंग चल रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, ठीक है, ये सब जो भी हो रहा है ना, अगर ये मान लो एक्सपांड होता भी है तो यहाँ तक होगा, ठीक है, कुछ कुछ इस हद तक होगा, फिर भी प्रोटेक्टेड एरिया तो बचा ही रहेगा। तो इस तरह का शॉक एब्जॉर्बर होता है ये इको सेंसिटिव जोन, ओके। और इसको आप ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि एकदम हाई प्रोटेक्शन से लो प्रोटेक्शन की तरफ जब जाते हो आप, तो बीच में थोड़ा बहुत ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है, तो इसको इसलिए हम ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं इनको कैसे डिमार्केट किया जाता है। तो याद रखना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज जो होते हैं, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत डिमार्केट होते हैं। 1986 का ये एक्ट है, इसके अंतर्गत ये डिमार्केट होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन, इस नाम का कोई भी वर्ड इस प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि ESZ जो डिमार्केट होते हैं, वो सब तो डिमार्केट इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत होते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है इको सेंसिटिव जोन्स, ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत इस वर्ड का कहीं भी मेंशन नहीं है। अब ये एक्ट ये भी बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी ऑपरेशन हैं, कहाँ पे कैरी आउट किए जा सकते हैं, कहाँ पे कैरी आउट नहीं किए जा सकते अंडर द इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन एरिया, ये चीज डिसाइड करने का काम सेंटर का होगा, ठीक है। और सेंटर के बिहाफ पे कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स भी हैं 1986 के, वो ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप ये ऑपरेशन या प्रोसेसेस करोगे या नहीं करोगे इस पर्टिकुलर जोन में। तो कुल मिला के सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास है, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक हो सकती हैं इको सेंसिटिव जोन की। तो देखो इको सेंसिटिव जोन जो है ये 10 किलोमीटर तक की बाउंड्रीज की हो सकती है। यानी कि मान लो ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके आसपास 1 किलोमीटर ही नहीं 10 किलोमीटर तक का दायरा जो है वो इको सेंसिटिव जोन में हो सकता है, ठीक है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कम से कम हर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा तो आप अभी ये करो, ठीक है। तो 10 किलोमीटर तक का जो रीजन है वो हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं हर बार हो इको सेंसिटिव जोन, लेकिन हो सकता है अंडर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ऑफ 2002।
ओके अच्छा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कॉरिडोर्स होते हैं या बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, लैंडस्केप को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे एरियाज में 10 किलोमीटर के बाहर का दायरा भी आप ले सकते हो। तो बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स भी ये इको सेंसिटिव जोन्स हो सकते हैं। तो याद रखना कि ये जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं ये वेरी करते हैं, कहीं पे 1 किलोमीटर हो सकता है, कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी। तो ये इको सेंसिटिव जोन्स अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज के हिसाब से वेरी करते हैं। ओके, अब आते हैं हम एक्टिविटीज पे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे परमिटेड होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो देखो, परमिटेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस, जितना भी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर रहे हो कर सकते हो आप, ठीक है, इस इको सेंसिटिव जोन में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ कर सकते हो। बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड क्या है, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है, पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज प्रोहिबिटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, टूरिज्म एक्टिविटीज जैसे हॉट एयर बलून हो गए, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है, सॉलिड वेस्ट का डिस्चार्ज प्रोहिबिटेड है। और अंडर रेगुलेशन आप कुछ चीजें चला सकते हो, जैसे ट्रीज को आप अंडर रेगुलेशन फॉल कर सकते हो, गिरा सकते हो, डिफॉरेस्टेशन थोड़ा बहुत जो है अंडर रेगुलेशन आप कर सकते हो। होटल्स चला सकते हो रेगुलेशन के अंतर्गत, रिजॉर्ट्स हो गए, नेचुरल वाटर का यूज हो गया, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गई, एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, ये सब अंडर रेगुलेशन आप कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा रोड्स वाइडन करना होगा, पेस्टिसाइड्स यूज करना होगा, ये सब आप रेगुलेशन के अंतर्गत कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम फ्रेजाइल एरियाज क्या होते हैं और केरला स्पेसिफिक चीजों में आपको बताती हूँ। केरला इतना क्यों भड़क रहा है, क्योंकि केरला जो है ना बेचारा हर बार कुछ ना कुछ इसके ऊपर आ ही जाता है। यहाँ पे देखो केरला की लोकेशन, ये है केरला, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये है केरला। अब देखो ये वाला जो पूरा रीजन ब्लू वाला जो दिख रहा है ना, ये है वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया है, मोस्ट बोलते ना मोस्ट ब्लेस्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है इंडिया का वो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। आपको अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी यहीं मिलेगी, इसीलिए बहुत फ्रेजाइल भी है ये, ठीक है। तो पहले देखो वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट्स में स्प्रेड होता है। क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कितने कितने स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स फैला हुआ है। तो देखो गुजरात में है, महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सभी स्टेट्स में जो वेस्टर्न घाट्स है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे कई बार ये प्रपोजल आए कि वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में डाल देना चाहिए। कोई बोलता है थोड़ा डालो, कोई बोलता है पूरा डाल दो, कोई बोलता है आधा डालो, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एरियाज। ओके, और केरला का देखोगे तो केरला में लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इसके पहले भी 2 कमिटीज बनी है, एक बनी थी कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, और दूसरी बनी थी एम गडगिल कमेटी। इन दोनों कमिटीज ने बोला कि कुछ कुछ एरियाज वेस्टर्न घाट का यहाँ पे हमको डालना चाहिए अंडर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन। ओके, तो यहाँ पे केरला बड़ा परेशान है कि हमारे एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को, इनका देखो अब ये इनका भी क्या कसूर, इनका बहुत बड़ा एरिया जो है वेस्टर्न घाट्स में जाता है, इनका बहुत बड़ा एरिया बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो हम करेंगे, है ना, क्योंकि इतना ब्लेस्ड एरिया है। तो इसीलिए कस्तूरी रंगन कमेटी आई, गडगिल कमेटी आई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके आसपास 1 किलोमीटर का दायरा जो है आपको यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स बनाने हैं। अब केरला बोल रहा है कि हम कहाँ तक यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन करते रहेंगे नेचर का, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, हमारी फार्मिंग अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली केरला का कहना है कि हम इकोलॉजी को बचाने के चक्कर में इकोनॉमी का बहुत नुकसान कर रहे हैं, और इसीलिए केरला प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको नहीं करना अब और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का नाटक, ठीक है। तो अब दोनों तरफ की बात है। अब ऐसी क्वेश्चन आपसे एथिक्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसे डिलेमा के बारे में, कि एक तरफ आपकी इकोनॉमी है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी हिंडर होगी अगर आप एनवायरमेंट की तरफ जाओगे, दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमी की तरफ जाओगे तो आपका एनवायरमेंट हिंडर होगा, आप किसकी तरफ जाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एथिकल डिलेमा के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं इन एथिक्स ऑल्सो। ओके, अच्छा अब देखो पूरे मामला क्या है। तो देखो केरला का जो स्टेट है उसने एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पास किया है,
और इस रेजोल्यूशन ने बोला है कि सेंटर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस लेकर आई है, सेंटर उसके अगेंस्ट हमको यहाँ पे काम करने दे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो केरला के आसपास, केरला में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, बहुत बड़ा एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, उसके आसपास का जो पूरा रीजन है वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, फार्म लैंड्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर अब वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में चला जाएगा तो यहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हम रहेंगे कहाँ, हम अपनी फार्मिंग कहाँ करेंगे, ये सब बातें। ठीक है, तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का जो नोटिफिकेशन है इसीलिए इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, क्योंकि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यही बोला कि 1 किलोमीटर के दायरे को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा इकोलॉजिकली सेंसिटिव में। और केरला का जो ऐसा रीजन है वहाँ पे काफ़ी डेंस पॉपुलेशन रहती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है केरला में, और उस पॉपुलेशन को संभालने के लिए लैंड तो चाहिए, और उनका बसा बसाया लैंड को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बोल दोगे तो भड़केंगे तो सही। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये कहा है कि 23 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं स्टेट में, ठीक है, जिसमें से 20 एरियाज के आसपास इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है पेरियार नेशनल पार्क को लेकर भी आया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना यहाँ पे प्रपोजल दिया है। ऑलराइट, तो लेकिन अभी देखो बहुत सारी चीजें ये चल रही है कि स्टेट जो है, ये स्टेट के लिए यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ जाएगा इस लैंडस्केप को बचाने के लिए। अब देखो लगभग 30% केरला का जो लैंड है वो फॉरेस्टेड लैंड है। ठीक है, और जो मैंने वेस्टर्न घाट्स की बात करी थी ना, तो वेस्टर्न घाट्स जो है लगभग 48% स्टेट जो है वेस्टर्न घाट से गिरा हुआ है, इसीलिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा केरला जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में ही आ जाएगा फिर तो, है ना। तो इसीलिए केरला के लोग बड़े परेशान हैं, वहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लगभग 590 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो ऐसे में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, और प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंटली फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए लगभग 3.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उनके पास जगह नहीं है रहने की। आप समझो कोई स्टेट है, उस स्टेट का आधा हिस्सा तो आपका एनवायरमेंट में ही चला गया, तो लगभग 3.5 करोड़ पॉपुलेशन इस स्टेट की सिर्फ आधे हिस्से में रह रही है, तो काम चलेगा कैसे, प्रोटेस्ट लोग करेंगे ही करेंगे, है ना। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देखोगे इंडिया से बहुत ज़्यादा, इंडिया का जो एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा, 900 किलोमीटर्स, 900% पर किलोमीटर यहाँ पे इसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और इंडिया की देखोगे लगभग 382 पर्सन पर किलोमीटर इसकी इंडिया की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि एरिया कम है हैबिटेशन के लिए। ओके, आधे से ज्यादा एरिया फॉरेस्टेड है, वेस्टर्न घाट में घिरा हुआ है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अब देखो स्टेट ने क्या पहले भी कोई एफर्ट्स करे हैं इस ESZ को लेकर, तो देखो पहले क्या हुआ था, जब इसको लेकर जो स्टेट है केरला का, जब ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बना रहा था, तो इन्होंने उस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया था जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, या फिर जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। अभी फिर क्या हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप तो 1-1 किलोमीटर के दायरे को यहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का नाम दोगे। तो यहाँ पे इसका ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है केरला के साथ, मैंने बताया गडगिल कमेटी रिपोर्ट में भी यही आया था कि आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बोलना पड़ेगा, और गडगिल कमेटी ने तो फिर भी कम बताया। कस्तूरी रंगन कमेटी जो पहले आई थी उन्होंने तो ऑलमोस्ट आधा केरला ले लिया था इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में। ठीक है, तो ये जो पूरा फोरम अभी बनाने की बात चल रही है कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब जो चीजें होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनेगा उसमें 1.5 लाख फैमिलीज अफेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए बात ये हो रही है कि यहाँ पे एक सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी बने, और इस सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी जो है ये काम करे कि ह्यूमन हैबिटेशन का भी तो कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, ह्यूमन हैबिटेशन कहाँ जाएगा। तो इसीलिए केरला हो सकता है कि एपेक्स कोर्ट के पास जाए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानता है तो। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स एंड केरलास कंट्रोवर्सी। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेवी डीकमीशन सिंधु ध्वज। नेवी डीकमीशन सिंधु ध्वज, ये है हमारा आज का आर्टिकल, और इसमें बेसिकली बताया गया है कि ये सिंधु ध्वज क्या है। सिंधु ध्वज हमारी INS सिंधु ध्वज है, यानी कि एक किलो क्लास सबमरीन है। ठीक है, किलो क्लास सबमरीन है। अब आप पूछोगे सबमरीन क्या होता है, तो मैं दिखा देती हूँ पिक्चर। देखो इस तरह की सबमरीन होती है जो पानी में अंदर से चलती है। ठीक है,
इसमें स्टिल्ड कैपेबिलिटीज बहुत होती हैं, यानी कि छुप के वार करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। ये पानी के अंदर चलती है, अंडर वाटर चलती है, और इसीलिए इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, अब देखो जो नेवी है उसने इस सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया है। लगभग 35 साल सिंधु ध्वज ने कंट्रीब्यूट किया था हमारी नेवी में, और अब फाइनली 35 साल के बाद इसको डीकमीशन किया गया है। ठीक है, अब देखो आज की डेट में हमारे पास कितनी सबमरीन बच गई हैं? 15 सबमरीन्स हमारे पास आज की डेट में बची हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये जो सबमरीन है सिंधु ध्वज, इसके साथ बहुत सारी कैपेबिलिटीज जुड़ी हुई थी। जैसे आप देखोगे ये इंडिजनाइज्ड सोनार टेक्नोलॉजी आई होप आपको पता हो। सोनार टेक्नोलॉजी क्या होती है कि मान लो ये शिप है, ठीक है, या सबमरीन वगैरह जो भी है, ठीक है, इसको मान लो नीचे कुछ पता लगाना है कि टाइटैनिक शिप जो गिरी थी, डूब गई थी, वो कहाँ डूब गई। तो ये क्या करती है, साउंड टेक्नोलॉजी का फायदा उठाती है। साउंड टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ से भेजती है इस साउंड को, और फिर यहाँ पे वापस जब रिफ्लेक्ट होके आएगी तो साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, और उस बेसिस पे पता लगा जाता है कि कहाँ पे कोई चीज तो नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई चीज है, तो ये जो साउंड वेव है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई क्या यहाँ पे कोई चीज है। तो इस तरह की सोनार टेक्नोलॉजी काम करती है, जाती है, इंसिडेंट होती है, और वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रिसीव होती है। डिस्टेंस मेजर करके हम पता लगाते हैं कि नीचे अंडरग्राउंड जो वाटर है, वाटर बेसिन है, उसमें क्या क्या है। तो इस तरह की सोनार टेक्नोलॉजी उशुस नाम की हमारी इस सबमरीन में लगी हुई थी। इसके साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम था रुक्मणी, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे इनिशियल नेविगेशन सिस्टम था, इंडिजनाइज टॉर्पीडो फायर कंट्रोल सिस्टम था। ये सब चीज़ें यहाँ पे इस सबमरीन के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ ये कि इसको कब कमीशन किया गया था, 1987 में इसको कमीशन किया गया था, और उस टाइम पे 10 किलो क्लास की सबमरीन सबमिट की गई थी, यहाँ कमीशन की गई थी। अभी जो लेटेस्ट सबमरीन हम कमीशन कर रहे हैं उनका नाम है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था, जब हमने देखा था कि इंडिया और ब्राजील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के ऊपर साथ में कोलैबोरेट करके काम करने वाली हैं। ओके, तो सिंधु क्लास जो सिंधु ध्वज है ये किलो क्लास सबमरीन थी, और इसको हमने बनाया था रशिया से, ठीक है, इसको हम रशिया से लाए थे, और रशिया से लाने के बाद 1986 से 2000 के बीच में हम 10 किलो क्लास सबमरीन लाए हैं रशिया से। ओके, अच्छा, इसमें से सिंधु रक्षक जो था वो यहाँ पे गुम हो गया था मुंबई के हार्बर से 2013 में। सिंधु वीर जो था ये हमने म्यांमार को ट्रांसफर कर दिया था 2020 में, और उस टाइम पे म्यांमार की ये पहली अंडर वाटर प्लेटफॉर्म बना था सिंधु वीर, जो हमने उनको दिया था, ठीक है, और हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया। अब देखो जो नेवी है, नेवी की जो ये सब सरफेस फ्लीट बोलते हैं इसको, यानी कि सरफेस के अंदर चलती है ना, इसलिए इसको सब सरफेस फ्लीट बोलते हैं। इसके साथ यहाँ पे देखो 10 किलो क्लास सबमरीन थी, जिसमें से 3 तो हमारी चली गई, ठीक है, एक तो ये सिंधु ध्वज गया, एक सिंधु रक्षक हमारी गुम हो गई थी, और सिंधु वीर हमने यहाँ पे म्यांमार को दी है। तो इनके अलावा अभी 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारी बन गई हैं, इसमें से 4 कमीशन हो चुकी हैं, 2 का ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं। इसके साथ अच्छा ये जो स्कॉर्पियन क्लास है ये फ्रेंच सबमरीन है ना, और किलो क्लास जो है ये रशियन सबमरीन है हमारे देश में। इसके अलावा जर्मन जो है जर्मन HDW सबमरीन भी हैं। तो कुल मिलाकर 15 सबमरीन हैं। इसमें याद रखना कि जो हमारे पास एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है जिसका नाम है अरिहंत। ये जो है ये हमने खुद से बनाई है अरिहंत, और इस सबमरीन पे आप न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सबमरीन है, आज की डेट में 15 सबमरीन हमारे पास है। ओके, आगे बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स रेज इन साउथ वेस्ट यूरोप। तो फॉरेस्ट फायर्स रेज इन साउथ वेस्ट यूरोप ये आज की न्यूज़ है, और इसमें बताया जा रहा है कि यूरोप का जो साउथ वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से फॉरेस्ट फायर्स ने आग पकड़ ली, फॉरेस्ट ने आग पकड़ ली है। तो देखो पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ। देखो ये है हमारा यूरोप, और यूरोप में कहाँ की बात हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रीजन की। पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस और थोड़ा बहुत जर्मनी वाला जो रीजन है, इस एरिया में ये जो साउथ वेस्ट रीजन का जो एरिया है, इस रीजन में फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं। एक बार मैप ज़रूर देखना, बे ऑफ बिस्के कहाँ है इसको ज़रूर देखना, इंग्लिश चैनल को ज़रूर देखना, ठीक है। इसके साथ मेडिटेरियन सी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और आसपास के जो नेशन हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो हुआ क्या है,
हुआ यूं है कि यूरोप में जो साउथ वेस्टर्न यूरोप है, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के आसपास फ्रांस, ग्रीस, पोर्तुगल, स्पेन, इन रीजन्स में बहुत तेजी से फायर जो है, फॉरेस्ट फायर वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे कहना ये है, जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे हीट वेव्स आ रही हैं, और हीट वेव्स के कारण जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे फायर जो हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो फायर पकड़ रहे हैं। वाइल्ड फायर के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इंटेंस एपिसोड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी तक वाइल्ड फायर्स के चक्कर में 14,000 लोग, 14,000 पीपल जो हैं यहाँ से भाग चुके हैं, या फिर इधर इस पूरे एरिया को छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये भी बोला है कि टूरिज्म को अभी हम थोड़े टाइम के लिए बैन करें या ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे फ्रांस का एक एल्प्स है, माउंट एल्प्स, इसके ऊपर क्लाइंबर्स क्लाइंब करते हैं, इसको भी अभी मना कर दिया है। माउंट ब्लैंक है यहाँ पे, एल्प्स जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे एक माउंट ब्लैंक है। जैसे हमारे हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट है ना, वैसे ही उनके एल्प्स माउंटेन रेंज में एक माउंट ब्लैंक है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, कहाँ की, यूरोप की। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाइंबिंग होती थी स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के तौर पे, इसको भी अभी ब्लॉक कर दिया है। इटली का भी जो अल्पाइन ग्लेशियर है वो भी लास्ट कुछ टाइम पहले टूट के गिरा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, और इसी के कारण फॉरेस्ट फायर्स भी देखने को मिल रही हैं। ओके, अब देखो फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी बात कर लेते हैं। तो अब देखो ज्यादातर फॉरेस्ट फायर्स जो लगती हैं वो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस के कारण लगती है। 90% फायर्स के पीछे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज होते हैं, और कुछ होते हैं नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में देखो क्या क्या है, लाइटनिंग है, लाइटनिंग कभी कभी पकड़ लेती है। ठीक है, फॉरेस्ट कभी कभी लाइटनिंग पकड़ लेता है, पावर केबल्स हो गई, ट्रीज हो गई, रॉक्स हो गए, इसमें लाइटनिंग पकड़ा जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, उसके कारण कई बार हो जाता है कि आग लग जाती है। हीट पैटर्न्स के हिसाब से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ड्राइनेस बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी कम है सॉइल में, ट्रीज में, ऐसे में वाइल्ड फायर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इसके बाद देखो क्लाइमेट चेंज तो है ही, जैसे ब्राजील में जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां पे भी इसी के कारण आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में भी, और अब साउथ वेस्टर्न यूरोप में भी इसी के कारण आग लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अगर लंबे समय तक फायर चल रहे हैं इसका मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज देखो धीरे धीरे असर करता है, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी खत्म करेगा सॉइल से, धीरे धीरे ट्रीज से, लीव्स से ह्यूमिडिटी खत्म करेगा, तो ऐसे में लंबे समय तक फायर्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की फायर्स होती हैं, और बहुत तेज़ी से फायर्स बार बार आती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है इन फायर इंसिडेंट्स की। ओके, इंडिया में भी आप देखोगे, इंडिया की बात करें तो मार्च अप्रैल के महीने में बहुत फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे मेनली उन एरियाज में जहाँ पे ड्राई वुड्स होते हैं, लॉग स्टम्प्स होते हैं, डेड लीव्स होती है, इन एरियाज में, और सॉइल मॉइस्चर जब कम हो जाता है तब भी आपको फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलती है। जो हमारी अभी रिसेंट उत्तराखंड वाइल्ड फायर्स थी वो इसी के कारण थी, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर की कमी हो गई थी। ये तो हमने नेचुरल कॉजेस की बात करी, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो आपने देखा है कई सारे टूरिज्म वाले जो सेक्टर होता है उसमें स्मोकिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग स्मोक करके आधे रास्ते में फेंक देते हैं अपनी सिगरेट को। ठीक है, और वो जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं, सिगरेट बट्स को जब ऐसे जलता हुआ फेंक देते हैं तो उसके कारण वाइल्ड फायर हो जाती है, क्योंकि सूखे हुए पत्ते पड़े रहते हैं जमीन पे। ठीक है, उसी के ऊपर आप जलता हुआ सिगरेट फेंक दोगे तो उसके कारण भी आग लग सकती है। ओके, तो देखो जलने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी आग लगानी पड़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैंप फायर होती है, ठीक है, आपने देखा होगा बॉन फायर वगैरह होती है। ठीक है, बहुत सारी कैंपिंग वगैरह एक्टिविटीज होती है, वहां पे जब बॉन फायर को आप जलता हुआ छोड़ के चले जाओ तो हो सकता है कि वो वाइल्ड फायर्स में बदल जाए। बर्निंग डेब्रिस, तो जब आप कचरा जलाने के लिए उसको, कचरे को छोड़ के चले जाते हो जलता हुआ, उसके कारण भी फायर्स लग सकते हैं। जैसे सिमली पाल फॉरेस्ट फायर्स जो लगी थी वो इसी के कारण लगी थी। इसके बाद देखो फायर वर्क्स, जो बॉम्ब फटाके आप चलाते हो, ठीक है, वाइल्ड फायर्स के, वाइल्ड लाइफ के आसपास, फॉरेस्ट के आसपास, उसके कारण भी ये हो सकता है, फायर वर्क्स के कारण, एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के कारण। यानी कि जो आप झूम कल्टीवेशन होता है, या नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है कि एक एरिया में आपने कल्टीवेशन किया, मोस्टली ट्राइब्स करती हैं, एक एरिया में कल्टीवेशन किया, कुछ टाइम तक इसमें कल्टीवेशन किया, फिर क्या किया, इस पूरे लैंड में आग लगा दी और दूसरे लैंड पे आप कल्टीवेशन करने चले गए, ये सोच के कि अब इसको साफ कौन करे, खुद ही आग लगा दो, फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी और क्लीन भी हो जाएगी पूरी साइड जो है। ठीक है, तो इस बर्निंग के चक्कर में, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न के चक्कर में यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट में आग लग सकती है। ओके, आगे बात करते हैं तो सजेशंस क्या हैं वाइल्ड फायर्स को रिड्यूस करने के। पहला सजेशन है कैपेसिटी डेवलपमेंट।
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। प्रॉपर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल मैनुअल होनी चाहिए कि कैसे डिटेक्ट करना है फॉरेस्ट फायर्स को पहले से ही, कैसे अर्ली वार्निंग्स मिल जाए, किस तरह से इसको बुझाना है, इन सभी के लिए यहाँ पे पूरा हमारे पास मैनुअल होना चाहिए। उसके बाद नेशनल लेवल पे हमको एक पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें हम क्लाइमेट चेंज को भी इन्वॉल्व करें, ठीक है। इसके साथ जो ट्राइब्स रहती हैं या लोकल लोग रहते हैं उनको ज़्यादा पता होता है वाइल्ड फायर को कैसे मैनेज करना है, तो उनका जो इंडिजीनियस नॉलेज या टेक्निक है उसको भी हम शामिल कर सकते हैं अपने रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिहैबिलिटेशन ऑपरेशन में। और टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न फायर फाइटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे रेडियो बेसिस पे, रेडियो साउंड सिस्टम के बेसिस पे आपको पहले से डिटेक्ट हो सकता है, डॉपलर रेडार के फॉर्म में आपको पहले से डिटेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आप यूपीएससी मेंस में बिल्कुल देख सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर दिस मेंस। क्यों? क्योंकि इस बार बहुत फॉरेस्ट फायर्स जो है वो न्यूज़ में रही हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाए फॉरेस्ट फायर्स के बारे में, कॉजेस के बारे में, रीसेंट केसेस के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोविड-19 वैक्सीन डोसेस टैली क्रॉसेस 200 करोड़ मार्क। तो 200 करोड़ वैक्सीन हमारे देश में लग चुकी हैं। जस्ट डेवलपमेंट आई एम वांटिंग टू शो यू कि देखो अभी वर्ल्ड में टोटल मिला के तो जो दो स्टार्टिंग के डोसेस हैं, अगर वर्ल्ड का एवरेज देखोगे तो 61.3% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको दोनों डोसेज लग चुके हैं। इंडिया इसमें वर्ल्ड एवरेज से आगे है, हमारी 65% पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन को दोनों डोसेज लग चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा थर्ड डोज है जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, उसको लेकर अभी भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आज इंडिया में सिर्फ 3.8% पॉपुलेशन ने प्रिकॉशनरी डोज लगवाया है, बाकी वर्ल्ड एवरेज देखोगे तो 27.5% लोगों ने बूस्टर कवरेज या प्रिकॉशनरी डोज लगवा लिया है, ठीक है। तो इंडिया ने 200 करोड़ डोसेज अभी कंप्लीट कर लिए हैं, और इसको 9 महीने लगे 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट करने में, और अब हमने 200 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लिया है। और इसमें एक दिन में लगभग 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुए थे, कब? 17 सितंबर 2021 को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ये कहा है कि ये सिस्टमैटिक इंटरवेंशंस के कारण ये हो पाया। कई सारे इंटरवेंशंस लाए गए जिसके थ्रू जो भी मिथ थे, जो भी रूमर्स थे वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उनको क्लियर किया गया, उनको खत्म किया गया, ठीक है। जैसे हर घर दस्तक, ये वाला एक इनिशिएटिव चलाया गया था, घर घर जाके आप वैक्सीन लगा रहे हो, होम और मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए थे नियर टू होम, ओके। और आज की डेट में लगभग 71% सेंटर्स जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स वो रूरल एरियाज में हैं। 51% डोसेज ऐसे हैं जो विमेन को लगे। तो हमने यहाँ पे जेंडर को और ज्योग्राफी को कहीं पे भी हमने यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ा है कि किसी को पीछे छोड़ दिया हो। इक्वालिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंक्लूसिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। छोटी सी चीज़ थी, बस आपको बतानी थी। आगे बात करते हैं प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल जिसमें बात की है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है तो रूलिंग गवर्नमेंट के साथ साथ अपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। अपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। रूलिंग गवर्नमेंट सीधे लोगों के लिए काम करती है और अपोजिशन इस रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखती है वाया बीइंग अ विजिलेंट अपोजिशन, ओके। तो यहाँ पे एक विजिलेंट अपोजिशन होने की ज़रूरत है अगर हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहते हैं और अगर हम डेमोक्रेसी का सर्वाइवल चाहते हैं। तो इसमें देखो एक एक करके चीज़ें समझते हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर चीज़ों को समझना है, ठीक है। नॉन पार्टीशनशिप आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है सिविल सर्वेंट्स की, और इसको आपको साथ में लेकर चलना है। और आपके आंसर्स में भी कहीं ये नहीं झलकना चाहिए कि आप किसी पार्टी के अगेंस्ट हो या किसी पार्टी के साथ हो, ओके। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो अभी देखो बहुत ये फ्रेज चल रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अगर हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस मुक्त होने से अपोजिशन मुक्त भी हम हो जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम कोई दो मेजर पार्टीज को जानते हैं तो एक साइड है बीजेपी, दूसरी साइड है कांग्रेस। और इन दोनों ने कभी ना कभी ये कोशिश जरूर करी है कि जो अपोजिशन है उसको खत्म कर दिया जाए। शुरुआती दौर था जब हमारे देश को नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी, तब सिर्फ कांग्रेस हुआ करती थी, कोई अपोजिशन हुआ नहीं करता था। और अगर अपोजिशन होता भी था तो कांग्रेस उसको बिल्कुल बुरी तरह से सप्रेस कर देती थी। इमरजेंसी का दौर आपको याद होगा। वैसे ही सेम बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का अभी दौर चल रहा है, लहर सी चल रही है, तो बीजेपी भी अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, ईडी को यूज़ करके या अलग अलग एक्टिविटीज़ को यूज़ करके कांग्रेस को सप्रेस करने की
कोशिश कर रही है। तो अपोजिशन को हर बार आप देखोगे कोई भी पावर में आता है ना, हर बार वो अपोजिशन को सप्रेस करने की बात करता है, अपोजिशन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। हमें ये समझना चाहिए कि एक दौर वो भी हुआ करता था जहाँ पे नेहरू हुआ करते थे, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो ये लोग ऐसे हुआ करते थे जो अपोजिशन में बैठते जरूर थे, हाउस में अपोजिशन में बैठते थे, बहस करते थे, लेकिन शाम को इकट्ठा होकर चाय भी पीने साथ में ही जाते थे, ठीक है। तो ऐसा टाइम भी हुआ करता था जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का दौर हुआ करता था, जहाँ पे एक्चुअल में लेजिस्लेशन में डेमोक्रेसी हुआ करती थी। कोई अगर कुछ प्रपोज कर रहा है तो उसके अपोजिशन में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता था, ठीक है। आज हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक तरह की पार्टी का ही रूल चल रहा है, चाहे आज का दौर हो या चाहे कुछ टाइम पुराना दौर हो, दोनों ने ये काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ने किया है दूसरी ने नहीं किया है, ठीक है। तो ये इश्यू होता है पावर का कि अगर आपको पावर मिल जाती है ना, तो जो भी पावर को आपकी पावर के ऊपर विजिलेंट रखे या विजिलेंटिज्म को परफॉर्म करे, आप उसको सप्रेस कर देना चाहते हो, ओके। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखो हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट्री टाइप का सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल नहीं है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के पीछे हमारा एम यही था कि जो डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव है वो दो तरह की कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करे, एक तो स्टेबल एग्जीक्यूटिव हो और दूसरा रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव हो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों चीज़ें आपस में साथ में बैलेंस हुई हो। या तो बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी, एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, दोनों एक साथ नहीं हो पाता है हमारे इंडिया में। देखिए अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इंग्लैंड में आप देखोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेली बेसिस पे होती है, पीरियोडिक बेसिस पे होती है, ठीक है। वैसे ही डेली असेसमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट का भी होता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कोई भी सेशन होता है तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपोजिशन के द्वारा, ठीक है। रिसोल्यूशन होते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अडजर्नमेंट होती हैं, डिबेट्स होती हैं किसी भी बात पे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक असेसमेंट चलता रहता है, डेली असेसमेंट चलता रहता है। पीरियोडिक असेसमेंट कैसे होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में पता चल जाता है किसके ऊपर विश्वास है जनता का, ठीक है। तो ये असेसमेंट्स डेली बेसिस पे होते रहते हैं। और यहाँ पे इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे बार बार इस चीज़ के बारे में बोला है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है देन द स्टेबल गवर्नमेंट। और जब हमको इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंश्योर करना है ना, तो इसके लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखोगे डेमोक्रेसी हमारा एकदम बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और डेमोक्रेसी को अगर मेंटेन करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्टेबल गवर्नमेंट। बोथ आर इंपॉर्टेंट, अगर लेकिन कंपैरिजन देखोगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है दैन द स्टेबल गवर्नमेंट, ओके। वन पार्टी गवर्नमेंट से, वन पार्टी रूल से काम नहीं चलेगा। हम चाइना नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो इसीलिए एक विजिलेंट अपोजिशन की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए। और ये अपोजिशन क्या क्या काम करेगा, देखो ये अपोजिशन यहाँ पे डिबेट्स करेगा, चीज़ों को पब्लिक के सामने प्रॉपरली लाएगा, ठीक है। डिबेट्स के थ्रू ही पब्लिक समझ पाती है, पब्लिक अपना ओपिनियन बना पाती है। क्रिटिसिज्म करेगा, क्रिटिसिज्म कैसे कि आपने ये जो पॉलिसी निकाली है इसमें ये भी अच्छा हो सकता है, इस तरह का क्रिटिसिज्म करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि पब्लिक की आवाज़ गवर्नमेंट ना सुने, कई सारे एगिटेशन होते हैं पब्लिक के साइड से, उसको गवर्नमेंट ना सुने, तो पब्लिक को यहाँ पे वॉइस देने का काम करता है, पब्लिक की वॉइस बनने का काम करता है अपोजिशन, ओके। इसके बाद डेमोक्रेसी को डल होने से बचाता है, डेमोक्रेसी को डल होने से बचाता है और डेमोक्रेसी को एक्टिव रखने का काम करता है अपोजिशन, ओके। डेमोक्रेसी को एक्टिव रखने का काम अपोजिशन ही करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी या दो पार्टी ने ऐसा किया, हर पार्टी ऐसा करती है। अभी देख रहे हो आप कि एक तो यहाँ पे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही एक दूसरे को सप्रेस करने का काम करती हैं जब जब रूलिंग में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th शेड्यूल का भी प्रॉपर वायलेशन हो रहा है, हमने देखा है कई सारे एरियाज में। तो अभी देखो हो क्या रहा है कि हमने देखा महाराष्ट्र हो, ठीक है, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, गोवा हो, सब जगह पे डिफेक्शन हुआ है, ठीक है। 10th शेड्यूल का वायलेशन हुआ है। तो 10th शेड्यूल में भी काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जो इस तरह के वायलेशन को अलाउ कर रहे हैं, और ऐसे में एक्चुअल में डेमोक्रेसी का वायलेशन तो हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉपराइटरीज के लिए मोरालिटी का डिसरिगार्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि कुछ लोग डिफेक्ट करते हैं, उसके चक्कर में जो जेन्युइन डिफेक्टर्स होते हैं, जो जेन्युइनली पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, उनका काम खराब हो जाता है, उनका नाम खराब हो जाता है। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था कि हो तो होलोहन वर्सेस चीलू,
इसने बोला था कि 52nd अमेंडमेंट बिल्कुल सही है, 10th शेड्यूल सही है, और ये बोला था कि एक साइड पे तो ये जो डिफेक्शन है ये हमारे पूरे फैब्रिक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। और दूसरी जगह पे हो सकता है कि कई जगह पे जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी इस चक्कर में पिसा जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो एंटी डिफेक्शन की भी इस आर्टिकल में बात की हुई है कि डेमोक्रेसी में हम कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, अपोजिशन की बात करते हैं, रूलिंग पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब वो रूल बेस्ड हो रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन आप रूल्स को वायलेट कर रहे हो, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, लोगों को डिफेक्ट करने के लिए पैसे दे रहे हो, ये सब करने लग जाते हो, तो देन इट इज अ ग्रेव ग्रेव वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। तो लॉयल्टी जो है पार्टी की असेंशियल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जेन्युइन केसेस होते हैं, जेन्युइनली जो एमएलए हो या एमपी हो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के फेवर में काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ द पार्टीज ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऐसे में एक थ्योरी ऑफ रिकॉल काम आ सकती है, जो कि हमारे देश में अभी तक है नहीं। थ्योरी ऑफ रिकॉल में क्या होता है कि कोई भी मेंबर अगर कोई ग्रेव वायलेशन करता है किसी भी रूल का, या फिर यहाँ पे जनता उसके काम से खुश नहीं है, तो उसको इलेक्ट होने के बाद भी वापस बुलाया जा सकता है और फिर से इलेक्शन करवाया जा सकता है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिकॉल, ठीक है। लेकिन हमारे देश में अभी तक ये है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी काम ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे। आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो भी लॉ इनको लगता है कि गलत है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस सुप्रीम कोर्ट को लाने चाहिए, ओके। इसके साथ जैसे कई सारे एक्ट्स हैं हमारे देश में, इसका भी मिसयूज देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारे जो केसेस आ रहे हैं, ईडी के केसेस आ रहे हैं, आईबी के केसेस आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ रहे हैं, वो सारे सिर्फ अपोजिशन पार्टी से ही कैसे निकल रहे हैं, कि क्या हम इन एक्ट्स को यूज कर रहे हैं अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। तो हमारे पूरे गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को, अपोजिशन को, सभी को ये समझना चाहिए कि पब्लिक लाइफ का इरोजन ना हो, जुडिशरी अवेयर हो कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, ठीक है, और जुडिशरी और सिविल सोसाइटी मिलकर ऐसे काम करें जिससे डेमोक्रेसी फेल ना हो। अपोजिशन को भी यहाँ पे टॉलरेट करना चाहिए रूलिंग पार्टी को, और यहाँ पे अपोजिशन को भी अपना दायित्व जो है, यहाँ पे इनकी जो ड्यूटी है वो समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक्स कर रहे हो उससे काम चल जाएगा। आपको यहाँ पे अपोजिशन को यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि उनकी ड्यूटी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की उनकी ड्यूटी है, ओके। जैसे यहाँ पे बोला गया था, इफ यू आर नॉट डिजायरस ऑफ क्रिएटिंग एन एंटी कांग्रेस फीलिंग, इफ इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू क्रिएट अ अपोजिशन। तो यहाँ पे जब नया नया हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो कांग्रेस ही हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो रही थी, उसमें नसरुद्दीन अहमद जी ने ये कहा था कि अगर आप कांग्रेस के अगेंस्ट कोई फीलिंग नहीं जनरेट कर सकते तो आपको एक अपोजिशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। उस टाइम पे क्योंकि एक ही पार्टी हुआ करती थी इसीलिए एंटी कांग्रेस फीलिंग बोला गया है, वरना यहाँ पे जो भी पार्टी होती है उसके एंटी फीलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट जिसके पास अपोजिशन नहीं है वो यहाँ पे पावर में नहीं है, उसने पावर हथियाई है, वो ट्रेटर बन जाती है, ठीक है, देश की ट्रेटर बन जाती है। तो इसीलिए अपोजिशन जो है वो क्रेडिबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और अपोजिशन को खुद को क्रेडिबल और स्ट्रांग बनाने के लिए काम भी करना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अटैक करने से, सिर्फ रिटोरिक करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्चुअल में कुछ काम करना पड़ेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दोनों की होती है, रूलिंग पार्टी की भी होती है और अपोजिशन की भी होती है, कि इस डेमोक्रेसी के फैब्रिक को प्रॉपरली इंश्योर किया जाए, हमारा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना बने, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था लेक्चर की स्टार्टिंग में, उसका आंसर जरूर कमेंट करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को। तो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।